ओके, ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये देखिए किसकी सेमेस्टर को पढ़ना है। तो बेसिक फिजिक्स जो पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं या सेकंड सेमेस्टर, किसी ब्रांच में आ रहा होगा, क्योंकि सेमेस्टर में ग्रुप करके पढ़ाते हैं तो ऑल ब्रांच के लिए होगा, देख लीजिए था। हालांकि अभी जो पढ़ा रहे हैं अभी आपको सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए होंगे, ठीक है। तो उसमें सब्जेक्ट का एक नाम होगा बेसिक फिजिक्स। उसमें जो टॉपिक होगा, एक देखिएगा टॉपिक होगा सरफेस टेंशन एंड कैपिलरी कैपिलरी एक्शन, ठीक है। ये दो टॉपिक है बेसिक फिजिक्स में, तो उसको हम कवर करने जा रहे हैं। बेसिक फिजिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर है सेकंड सेमेस्टर में होगा, सारे ब्रांच के लिए होगा। दूसरी बात यही टॉपिक है यहाँ एक्चुअली में ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ये दो टॉपिक है। फ्लूइड मैकेनिक्स मेन पेपर है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका ये दो टॉपिक है, वहां से उठाया गया है। जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए पढ़ना होता है, ठीक है। ब्रांच है आपका कौन सा थर्ड है, मैकेनिकल के लिए है, और ब्रांच है ये सिविल के लिए है। सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर थर्ड पढ़ते हैं, तो उनका भी वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोलिक्स के नाम से पढ़ेंगे। सिविल वाले भी, मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, सिविल और मैकेनिकल दोनों, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स। यही कि सेमेस्टर जो होगा मैकेनिकल वाले पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में और सिविल वाले पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। तो ये टॉपिक सेम आने वाला, ये जहां पढ़ रहे हैं ये यहाँ फिर आपको मिलेगा मैकेनिकल वाले को थर्ड सेमेस्टर में और सिविल वाले को फोर्थ सेमेस्टर में। क्लियर है? तो उनको मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल वाले को नहीं मिलेगा, इसीलिए जो भी है आप अभी जितना है बेसिक है आप यहाँ से ज्ञान ले लीजिए, और सिविल मैकेनिकल होकर आगे भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस फ्लूइड मैकेनिक्स में, सबसे पहला चैप्टर होता है, उस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। स्टॉप करिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जो फ्लूइड मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल वाले थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और सिविल वाले फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। उसका सबसे पहला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत है दो सब्जेक्ट, यहाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में दो टॉपिक ऐड किया गया है आपको, विस्कोसिटी एंड कैपिलरी एक्शन, जो भी टॉपिक ऐड किया गया है। लेकिन हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जो कि सिविल वाले को भी मैकेनिकल थर्ड और फोर्थ दोनों में काम आ जाएगा, उस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं। तो हम लगभग सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कवर करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं, प्रॉपर्टी समझते हैं और फ्लूइड समझते हैं, उसके बाद खुद सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? तो इसका हिंदी में मतलब होता है गुण। हिंदी में मतलब होता है गुण प्रॉपर्टी का। हालांकि किसी को जनरल भाषा में कहते हैं क्वालिटी भी इसका सिनोनिम्स है, क्वालिटी है, ठीक है। इसी का और सिनोनिम्स बोलते हैं, कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। गुण है, कैरेक्टर, हालांकि सबका मीनिंग अलग अलग है लेकिन सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जस्ट हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। तो हमारे लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर्टी का मतलब होता है। हम पहली बात किसी चीज को देखते हैं दुनिया में, लाइफ में कहीं भी किसी चीज को देखते हैं या उसके बारे में समझने, या पहली बात मुलाकात होती है तो सबसे पहले उसका गुण जानना कोशिश करते हैं, ठीक है। आप नोटिस कीजिएगा, कहीं भी किसी से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, मतलब हमारे आंख के सामने में आ गया चीजें, तो सबसे पहले हम गुण जानने की कोशिश करते हैं। सही बात है। आपको भी देखे होंगे कि मतलब हमसे मुलाकात कहीं से हुआ होगा तो पहले आप तो सबका गुण देखते हैं क्या क्या है, सब गुण प्रॉपर्टी पता लगा के आए हैं तब यहाँ पढ़ रहे हैं। सही बात है। आपने पता लगाए हैं कि जो भी है सर पंक्चुअलिटी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सही है, मतलब जो भी चीज है, बिहेवियर सही है, सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट टॉकिंग, तो कुछ भी प्रॉपर्टी आप हमको पता लगाए हैं कि सर जो भी मतलब क्लासेस लेते हैं पूरा पंक्चुअलिटी के साथ, आपको समय से खत्म करते हैं, तो ये गुण सब पता लगाए तब पढ़ रहे हैं, तो भी तो हमारा गुण हुआ ना। हालांकि आप पॉइंट लिखेंगे कि मतलब जो भी हमारा आप जो समझ रहे हैं, जिस पॉइंट से लेके आप जिस कारण से आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो सब हमारा गुण हुआ ना, हमारा। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब हम गुण बता रहे गुण होता है, दूसरे से बता रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं, अब जैसे है संदीप है, अब जाएंगे लड़की को देखने के लिए शादी के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली उनसे क्या कुछ नहीं, सबसे पहले बोलते हैं कि लड़की को लाइए, जजमान लड़की को बुलाया जाए, नक्षत्र ग्रह निकल रहा है तो उसका जल्दी बुलाए, इसका मतलब जानते हैं पहला गुण तो ये देखिए कि लड़की का हाइट, उसका स्ट्रक्चर, मोटी उठी तो नहीं, चौंगी तो नहीं है, तो वही तो गुण ही तो वो भी हुआ, वो बिल्कुल वो भी गुण ही हुआ। और क्या है
आप जो देखने जा रहे हो वो भी उसका गुण है। तो पहला बात अपीयरेंस से देख लिया, सबसे पहला उसका मतलब चेहरा देख लिए, फेस देख लिए, गोरी है, श्यामली है, कैसी है, या श्यामली भी है, फेस कटिंग क्या, मतलब जो भी आप उसको गुण देख रहे हैं, एक्चुअली में गुण ही बात कर रहे हैं। दूसरी बात देखते हैं तू चलती सही है कि नहीं, मतलब लंगड़ा को तो नहीं चलती है, इस तरह है। बुजुर्ग सब जाएंगे उसका पैर देखेंगे कि कहीं पैर टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, समझ रहे हैं। तो एक्चुअली में आप उसका गुण देख रहे हैं, सही बोल रहा हूँ, एक्चुअली में आप उसका गुण देख रहे हैं। इसके बाद बोलते हैं थोड़ा गाना गा के दिखाइए, ठीक है, और टैलेंटेड एक्स्ट्रा होता है तो वो भी एक्चुअली में आप गाना गाना, एक्चुअली में आप जानना चाहते हैं कि इसका आवाज सुरीली है कि नहीं। एक्चुअली आपको पर्पस ये है। हालांकि वो देखे होंगे मूवी, कौन सा मूवी, जो हॉलीडे इसका अक्षय कुमार का लड़का देखना आता है तो बोलते थोड़ा गाती है कि नहीं, एक्चुअली उसको देखना था, ठीक है। तो एक्चुअली में गुण की बात करते हैं। तो चलिए हम गुण पे इतना कमेंट कर लिया। गुण क्या होता है, जनरली गुण चेंज नहीं होता है, नहीं तो फिर उसको गुण नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे कोई ईमानदार है तो उसका गुण है, बेईमान है तो उसका गुण है। गुण चेंज नहीं होता है, जैसे बोलता है नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता है, तो उसी तरह गुण चेंज नहीं होता है। आपकी ईमानदारी है तो आपको कितना भी काट दे, कितना भी कुछ करे, स्थिति खराब कर दे, घर बिक जाए, कुछ हो जाए, सब साथ छोड़ दे, फिर भी आप गुण नहीं छोड़िएगा, समझ रहे। गुण चेंज नहीं होता है, समझ, नहीं तो फिर उसको गुण ही नहीं बोल सकते हैं, तो जनरल हुआ। गुण मतलब हुआ कि आपका चेंज कभी नहीं होगा, समझ रहे, जनरली। हालांकि अब एक्सट्रीम कंडीशन आता है तो चेंज हो जाता है, लेकिन जनरली गुण चेंज नहीं होता है। तो जो चीज चेंज नहीं होता है वो उसका गुण कहलाता है, समझ रहे। जैसे हमारा मास गुण है, हमारा मास चेंज नहीं होता है, मास गुण है, समझ रहे। चार्ज जो हमारे अंदर है गुण है, मास चार्ज, समझ रहे हैं। हाँ, वेट फिर गुण नहीं है, वेट क्योंकि जिसे गुना होता है, वेट गुण नहीं है। तो ये सब गुण होता है आपका, समझ रहे। हमारे ईमानदारी, बेईमानी, शैतानी, समझ रहे, छिछोरापन, समझ रहे हैं। तो ये सब आपका गुण है, चेंज नहीं होगा। आप जिसको एग्जाम में देखने का, वो चोरी करने का, वो कितना करिए देगा, उसका गुण है, कभी नहीं चेंज हो सकता है। चाहे ठंडा, ऐसा तो नहीं होता है कि गर्मी में ईमानदार रहते हैं, ठंडा में बेईमान हो जाते हैं। ईमानदार तो हमेशा ईमानदार है, क्यों, उसका गुण है, प्रॉपर्टी है। क्लियर है, अब समझ में आ गया। तो ध्यान सुनिए, तो प्रॉपर्टीज है मतलब गुण है जो समय के साथ कंसिस्टेंट रहता है, समय से इंडिपेंडेंट रहता है, समय पे डिपेंड नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं। क्लियर है। और इसी को इंग्लिश ग्रामर में बोलते हैं एडजेक्टिव, हिंदी ग्रामर इसी को संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा नहीं बोलते, विशेषण बोलते हैं। ठीक है, अब समझ आया। वही वहां से ऐड कर लीजिए, गुण क्या होता है। जैसे बोलते हैं गाय काली है तो काली बोलते हैं, वहां गाय है, खूब समझाते हैं, देखो काली उसका विशेषता बताया गया, क्या कलर है, तो वही उसका कलर है, वही उसका विशेषण है। ठीक है, हिंदी ग्रामर में इसको विशेषण बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है, तो वही उसका प्रॉपर्टी है। तो अब तो समझ में आ गया। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। अब प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, हमेशा नाउन का होता है, नाउन का ही। आप जो गुण बताते हैं, गाय काली है, भैंसा मोटा है, जो है, तो बताता है किसी नाउन का ही आपका क्या होता है, गुण बताया जाता है। तो बस ये नाउन है और उसका ये क्या आपका एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है मतलब विशेषण है, इसका ये प्रॉपर्टी पर है। यानी इसमें फ्रूट का जो जो प्रॉपर्टीज सब होगा वो पढ़ेंगे। पहले विषय वस्तु समझ में आ गया, समझ में आया। ये कोई चीज है, एक नाउन है, ये फ्रूट है, कोई नाउन है, जो भी चीज है उसका हम लोग इसमें प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। अब कौन कौन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके बारे में बाद में देखेंगे। तो उससे पहले आप जान लेते हैं ये क्या होता है। प्रॉपर्टी तो समझ गए, और हम जानते हैं फ्रूट क्या होता है। तो फ्रूट होता है तो हम इसको इस तरह समझते हैं। तो हम जानते हैं कि मैटर का होता है जनरली 3 अवस्थाएं पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अवस्था कर रहे हैं, हालांकि हिंदी वर्ड बोल दिए, स्टेट, 3 स्टेट में। हालांकि बोले कि सर चौथा स्टेट भी होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो हमको उससे मतलब नहीं, 5वां स्टेट भी आज जब निकल गया है, उससे हमको बात नहीं करते हैं। तो हम जो जनरल हमको यूज करते हैं उसमें बात करते हैं। तो जनरली मैटर का 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैटर कितने एग्जिस्ट में करता है, 2 में करता है। कौन कौन, सॉलिड और फ्लूइड में, सॉलिड और फ्लूइड में, ठीक है। सॉलिड, अब आपको यहाँ एक असाइनमेंट है, ये हम बताएंगे, मुंह से बता देते हैं आपको खुद लिख के लाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लेना पड़ेगा आपको, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, ठीक है। सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंस क्या है, ये आपको लिख के लाना है। क्लियर है, वीडियो देखिएगा सब पता चल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ सब लिखा हुआ है।
तो आपका ये असाइनमेंट है, ये करके लाइएगा। और ये अभी इसलिए हम सब इसमें डिटेल में नहीं लिखा रहे बिकॉज ये आप जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, फिर भी हम मुंह से आपको बता देते हैं। सॉलिड क्या होता है, आप इसका परिभाषा क्या होता है, सॉलिड का परिभाषा कि सॉलिड एक ऐसा मतलब मैटर का टाइप है या स्टेट है जिसमें क्या होता है, जो जिसका आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, बहुत ही क्लोज होता है, जिसके कारण इसका अपना साइज शेप मेंटेन करता है। क्लियर है? जब एक्सटर्नल फोर्स भी लगाते हैं तो साइज शेप जनरली मेंटेन करता है। इसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा इसके कंपैरिजन में ज्यादा दूर पे है, जिसके कारण क्या होता है, ये कंप्रेसिबल होता है, अपना शेप साइज चेंज कर सकता है। तो ये सब डिफरेंस हुआ। तो 2-3 तो डिफरेंस ले सकते हैं। इसका साइज फिक्स होता है, ठीक है, इसका साइज फिक्स नहीं होता है। शेप इसका फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स में बहुत ज्यादा होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। क्लियर है? इसका डेंसिटी ज्यादा होता है, इसका डेंसिटी कम होता है। ओके, तो इस तरह से आप 4-5 पॉइंट और लिख लेंगे। ओके, हो गया। अब हम बात करते हैं। तो सर आपने तो चर्चा कर दिए कि सर सॉलिड और फ्लूइड है। फ्लूइड है क्या? तो फ्लूइड होता है कोई भी चीज जो फ्लो कर जाए। फ्लो मीन्स बहना, ठीक है, फ्लो मीन्स बहना। अब नाक बह गया वो भी हो गया, ठीक है, हाँ फ्लूइड है, वो भी फ्लूइड ही है, बह गया, ठीक है, जो बह जाए हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं होता, जैसे बोलता है लड़का बहक गया, बह गया, वो वाला फ्लूइड नहीं है। जैसे लड़का बह गया, ठीक है, ऐसे हो गया तो वो फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड मतलब हो गया क्या, जो आपका स्टेट इस स्टेट की बात कर रहे हैं। तो जो बहक जाए, जो बह जाए वो क्या आपका हो गया, तो फ्लूइड हो गया। इसमें आ जाएगा लिक्विड और क्या आ जाएगा, गैस, ठीक है। तो लिक्विड और गैस, यानी लिक्विड और गैस को कंबाइनली क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है? तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे, फ्लूइड का परिभाषा, फ्लूइड का परिभाषा लिखेंगे। तो फ्लूइड क्या का परिभाषा लिखेंगे, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो। बस सीधा सीधी एक लाइन, और ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, लिख दीजिए, एनीथिंग which can flow, which can flow, anything which can flow। हालांकि बहुत बड़ा बात बोल दिए, ठीक है। देखिए कैन लगा दिए हैं, मस्ट नहीं लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं, हो सकता है। हमने कैन लगा के इसका परिभाषा का ना हम बहुत कुछ हम इसमें कर दिए, कैन लगा दिए, समझ रहे हैं। आप जितना सोच सकते हैं कैन में सब आ गया। और कैन नहीं लगाते तो बहुत अभी हंगामा हो जाता कि सर ये है वो है वो, कैन लगा दे बातें खत्म, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज आपको फ्लो हो सकता है वो सब क्या है, फ्लूइड है। ऑब्वियसली लिक्विड है वो भी फ्लो कर सकता है, करता है, और गैस भी फ्लो कर सकता है। ओके, तो लेकिन ये नहीं फ्लो कर सकता है, ये नहीं करता है। क्लियर है? ये कब करेगा फ्लो, जब सॉलिड को इस फ्लूइड में कन्वर्ट करेगा, या तो लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे या गैस में कन्वर्ट करेंगे, तब आपका क्या हो जाएगा, फ्लो करेगा, अदरवाइज फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? तो जो भी चीज फ्लो कर सकता है वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड कहलाएगा। फ्लूइड कितने टाइप का हो गया, लिक्विड और गैस से मिलकर बना है, लिक्विड और गैस से मिलकर बना है। तो फिर लिक्विड का भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो सॉलिड का परिभाषा लिखना है, तो आपका असाइनमेंट है कि सॉलिड का परिभाषा लिखना है, इसके बाद लिक्विड का परिभाषा लिखना है, इसके बाद गैस का परिभाषा लिखना है, तीनों का परिभाषा लिखना है। तो असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 1 था, असाइनमेंट नंबर 2 हो गया, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आप कहीं से जो भी है आपको बेसिक नॉलेज पता है, सब बता दिए हैं, ठीक है। तो आप 3 कॉलम बनाएंगे, सीरियल नंबर बताएं लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम कैसे बनाइएगा, यहाँ से है सीरियल नंबर, ठीक है। इसके बाद हो गया सॉलिड, हो यहाँ तो यहाँ लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अच्छा बात, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद सॉलिड, इसके बाद लिक्विड, इसके बाद गैस, और डिस्क्रिप्शन में सब लिखते जाइएगा। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी हाई, हाई, वेरी हाई, हाई, लेस, ठीक है ना, उस तरह से करके डेंसिटी वेरी हाई, लेस, ठीक है ना, मीडियम, इस तरह से करके डिस्क्रिप्शन करके हम ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? ये साइज के लिए है, शेप के लिए शेप लिखेंगे, मेंटेन, डज नॉट मेंटेन, डज नॉट मेंटेन, ठीक है ना, साइज शेप इस तरह, मेंटेन, डज नॉट मेंटेन, नॉट मेंटेन, ठीक है ना, इस तरह से आप बना लेंगे। तो 2 असाइनमेंट हो गया। पहला असाइनमेंट क्या हो गया कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, दूसरा असाइनमेंट क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस हो गया। क्लियर है? और ये सब बेसिक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लिखाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ठीक है ना, हम वो चीज पढ़ाएंगे जो आप नहीं जानते हैं, जहां नया चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, तो हमको जो फ्लूइड मैकेनिक्स में यानी फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना होता है,
तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम सारा पढ़ देते हैं, ये सारा प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो सबसे पहले डेंसिटी पढ़ना है। डेंसिटी का दूसरा नाम है मास डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं रो RHO, इसको बोलते हैं RHO, हिंदी में लिखते हैं रो, ठीक है रो। ये है यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट बोलते हैं। इसका ये है सिंबल है गामा पढ़ते हैं इसको, अल्फा बीटा गामा होता है, गामा है ये, और या स्मॉल w भी। हालांकि गामा यूज करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, और यहाँ आपको इस्तेमाल कर देते हैं फूड मैकेनिक्स में w से इस्तेमाल करते हैं। ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये v का उल्टा है, इसको काट देते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम लिखते हैं। इसका नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका दूसरा भी नाम है रिलेटिव डेंसिटी। सॉइल मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कैपिटल G के हैं, और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में इसके जगह पे S इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी है ये दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बल्क मॉडुलस, जिसको बल्क मॉडुलस को K से डिनोट करते हैं, स्मॉल k है। कंप्रेसिबिलिटी को ये बीटा से करते हैं, गामा यहाँ आ गया, बीटा यहाँ आ गया, ये k है। हालांकि k को और हम लोग डिनोट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं यहाँ से, यानी स्टिफनेस को भी k से डिनोट करते हैं, स्टिफनेस से स्प्रिंग कांस्टेंट वही हो गया, ये भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। देखिए सिग्मा कहीं नहीं आया है, ये सिग्मा है। तो प्रॉपर्टीज उतना ही है, प्रॉपर्टी यहाँ तक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टीज इतना ही है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। बट आपको जनरली बहुत सारा बुक होगा, ये सारे प्रॉपर्टी में लिख देता है। आपको बताते हैं डिप्लोमा लेवल का बुक पढ़िएगा, उसमें सारा प्रॉपर्टी में लिखा होता है, बट ये सब प्रॉपर्टी नहीं है। हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। तो प्रॉपर्टी यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे कोहेजन या कोहेसिव फोर्स, एडहेजन या एडहेसिव फोर्स, और इसका कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी। तो हमारे जो सिलेबस में है, यहाँ के सिलेबस में है सिर्फ सरफेस टेंशन और कैपिलरिटी है, ठीक है, यहाँ से। तो ये सब हम सारा पढ़ने वाले हैं, टोटल 1 बाय 1 करेंगे। तो मेन फोकस करेंगे तो ये है और ये है, ठीक है ना। हालांकि ये भी आधा घंटा का लेक्चर, आधा घंटा का लेक्चर है, सब मिला के 1.5 घंटा में सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है, सर ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम लोग प्रॉपर्टी का हम लोग बताए हैं कि डेंसिटी है, इसके बाद दूसरा बात डेंसिटी बात था, डेंसिटी या मास डेंसिटी, दूसरा था यूनिट वेट। तो इसमें हम इसको टेबल के रूप में समझेंगे, टेबल के रूप में थोड़ा समझना आसान होता है, ठीक है। तो हमारा ये स्ट्राइक हम इस टाइप से पढ़ेंगे। तो यहाँ सारा फिजिकल क्वांटिटी है, डेंसिटी, मास डेंसिटी, इसके बाद यूनिट वेट आ जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगा, सरफेस टेंशन, जो भी इसमें सब आ जाएगा। ओके, जहाँ इसमें सब आ जाएगा। इसका जो भी पढ़ेंगे, जो भी प्रॉपर्टी होगा, उसका हम जानेंगे सिंबल क्या होता है। तो जैसे डेंसिटी और मास डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, रो, उसको क्या पढ़ते हैं, RHO, हिंदी में रो कहते हैं, ठीक है, रो। डेफिनेशन, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। जब तो यहाँ लिखेंगे तो m जहाँ करे क्या बता रहा है, मास, और v क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, आयतन बता रहा है। तो बाबू हम डेफिनेशन नहीं लिखे, हम सिर्फ सिंबॉलिक रूप में लिख देते हैं। इसका डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं, समझ रहे हैं। कैसे इसको डिफाइन करेंगे, डेंसिटी डिफाइंड एज मास ऑफ द फ्लूइड बाय टोटल वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम, समझ, या इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। जैसे मन है वैसे लिखिए, हम सिर्फ सिंबॉलिक रूप में लिख रहे हैं, आप समझ जाएंगे, हो जाएगा ना। इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है ना, तो हो गया। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं। तो हम किसी का डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है, क्लियर है। इस जब हम मैथमेटिकल, ये हुआ मैथमेटिकल भाषा में, मैथमेटिकल भाषा में लिखिए तो हम शब्द में तो खुद बना सकते हैं, क्लियर है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका सीजीएस यूनिट, तो हम जानते हैं मास का सीजीएस यूनिट क्या होता है, ग्राम, और इसका क्या होता है वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। एमकेएस यूनिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऐसा भी हो जाता है मास का, मास का हो जाता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा, तो सारा यूनिट रहेगा। कन्वर्जन का मतलब होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हमको ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या सीजीएस में दिया हो तो ऐसा में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे तो हम आपको बताते हैं। इसका डायमेंशन बताएंगे, इसके बाद इसका सम स्टैंडर्ड फ्लूइड में यहाँ वैल्यू लिखेंगे आपको, सम स्टैंडर्ड फ्लूइड का, जैसे वाटर का लिखेंगे, मतलब डेंसिटी, वाटर का कितना डेंसिटी होता है, पैराफिन वैक्स का क्या होता है, मर्करी का क्या होता है, कुछ 2-3 ठो स्टैंडर्ड होता है, उसका लिखेंगे। और इसके बाद देखेंगे डेंसिटी, फ्लूइड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी पे हम ये बात करेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज करने से डेंसिटी में क्या चेंज होता है, ठीक है।
टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेंसिटी में क्या चेंज होता है, और प्रेशर चेंज करेंगे तो डेंसिटी में क्या चेंज होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। और एक हम उसका ग्राफ भी बनाएंगे लास्ट में, एक छोटा सा यहाँ हम ग्राफ भी बताएंगे आपको, ग्राफ भी हम आपको ऐड करेंगे, ओके। एक चीज और हम है, एक और चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस, समझ ना, हम ऐड कर सकते हैं यहाँ या कहीं भी ऐड कर लीजिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस, या लास्ट में ऐड कर लीजिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका मतलब क्या होता है कि हम समझना चाहते हैं उसका महत्व क्या है, हम डेंसिटी से क्या समझते हैं, क्लियर है ना। तो इसी तरह सबका लिखना है, तो लास्ट में एक और टेबल बना सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस, PHYCL, फिजिकल सिग्निफिकेंस। जब आप पढ़िएगा ऑडियो वीडियो देखिएगा उस समय सब लिख के चल जाइए, ठीक है ना। तो इतना पैरामीटर हुआ, कितना पैरामीटर होगा बाबू, 1 हो गया कॉलम, 2 हो गया, 3 हो गया, इसका 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 और 10। बहुत बढ़िया है, 10 तक गिनती बस, ठीक है ना। हाँ तो 10 तक रहेगा, तो इसी तरह सब में लिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ तक ये तो लिखना आसान है, यहाँ तो समझ सकते हैं। कन्वर्जन कैसे करेंगे, बस टेक्निक सीखिए, इस्तेमाल करिएगा, क्लियर है। तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मान के चलते हैं हम यहाँ लिखेंगे, आपको दिखाते हैं। मान के चलिए हमको दिया हुआ है 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमको इसमें कन्वर्ट करना है, समझ ना। तो यहाँ डैश दे देते हैं, क्या होगा हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लिख सकते हैं 1 केजी को लिख सकते हैं, 1 केजी को 1000 मतलब 1 केजी प्रति मीटर क्यूब को लिख सकते हैं, 1 किलो बट्टा इसको लिख सकते हैं 1 मीटर का क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं। बात तो बराबर हुआ, इसी को करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ ने पूछा 1 है, 1 मीटर क्यूब हो गया ना, सिंपल से लिख सकते हैं। हमको चाहिए ग्राम में, तो ऑब्वियसली 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम हो गया। अब बटा 1 मीटर को लिख सकते हैं हमको सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर, तो लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सिर्फ आपने 1 मीटर को कन्वर्ट किया, 1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम। अब बटा क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 3×6, तो 10 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो कट से कितना हो गया, तो 1/10³ कट जाएगा ना, कट गया। तो इतना हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, लिख सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ 10⁻³ ये हो गया कन्वर्जन, ठीक है ना। ये यहाँ लिख देना है, हो जाएगा ये, यानी यहाँ हो गया। तो इसको या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर ये 1/1000 है, 1/1000 इधर चला जाएगा, 1/1000 है बाबू, तो इधर चला जाएगा 1/1000। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ ना। 1000 है ना, 1/, इसको लिख सकते हैं 1/1000, इधर नहीं चला जाएगा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे भी लिखना है ऐसे लिखिए, या 10⁻³ जैसे भी लिखना है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन हो गया। अब डायमेंशन हम की बात करते हैं, डायमेंशन क्या होता है, तो ऑब्वियसली डायमेंशन का सिंबल क्या होता है, इस तरह से, डायमेंशन का सिंबल ऊपर में मास का सिंबल ये देंगे, और यहाँ वॉल्यूम का, डायमेंशन को इस रूप में लिखा जाता है। तो मास है ये, तो मास का क्या हो जाता है, mg हो जाता है, और वॉल्यूम का L³ mlt, तो इसका क्या हो जाएगा ml-3 और T0 हो गया, ये डायमेंशन हो गया। अब सम स्टैंडर्ड, तो वाटर का याद रखना है, 1000 होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है ना, इस तरह से होता है। इसका डेंसिटी मरकरी का Hg का 13650 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, 2 याद रखिए। और भी 2, तो आपका असाइनमेंट है, लिख लीजिएगा, किरोसिन का लिख के लाइएगा, पैराफिन वैक्स का लेगा, पेट्रोल का लिख के लाइएगा, 2-3 चीज और पता होना चाहिए, क्लियर है। तो ये सब है, मतलब पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, डीजल, क्लियर है, जो हम मतलब कॉमन यूज में होता है, उस सबका डेंसिटी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी किसका, पानी का पता होना चाहिए, दूध का डेंसिटी पता होना चाहिए, समझ ना। मिल्क का भी लिख लीजिएगा। हम लोग कौन कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, किरोसिन ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैक्स जो होता है, मोम होता है, वो तो है, वो करते हैं। मस्टर्ड ऑयल होता है, समझ रहे हैं। और क्या होता है, घी होता है,
होता है ना, तो ये सब का आप लिख सकते हैं। और एक और होता है जो नाक बहता है ठंडा के टाइम, जो नाक बहता है सर्दी, हाँ, तो वो सब का भी डेंसिटी सब लिख के लाइएगा। पानी का लिखा, नाक से जो निकलता है उसका डेंसिटी पानी ही रहता है ना, तो पानी का हो जाएगा। हाँ, तो पानी का हो गया, लेकिन उसमें कुछ मलाई रहता है तो इसलिए इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। कंपैरिजन करेंगे ओके, वो इम्प्यूरिटीज आ गया, प्योर पानी रहेगा सब। चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। ये हम इस पे चर्चा करते हैं, अलग है, इसके लिए हमको अलग समझाना पड़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर का। और ग्राफ और फिजिकल सिग्निफिकेंस पहले बताते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में बात करेंगे, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस जानिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, डेंसिटी से क्या समझते हैं, तो देखिए क्या समझते हैं, है ही आपका डेंसिटी क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, यानी सेम वॉल्यूम ले लीजिए, मतलब आप वॉल्यूम सबका सेम ले लीजिए। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब, एक मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, इतना का बना लीजिए, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में उतना में आप पानी भी डाल दीजिए, उतना ही बड़ा बक्सा में। हालांकि 1 मीटर अंदाजा लगा सकते हैं, जो टेलीविजन आता है, अभी याद नहीं, पुराना जमाना वाला टेलीविजन बड़का बक्सा होता था, अभी तो पीछे निकला हुआ पतला वाला होता है, उसका बड़का बक्सा आता था, पीछे निकला समझ रहे हैं, हाँ निकला होता है, हाँ उस टाइप का। तो उसके लिए 1 मीटर क्यूब मान के चलिए उस टाइप से है, क्यूब हो गया, क्यूबाइड नहीं, घन क्यूब। तो 1 मीटर ऊंचा, अब वो है 1 मीटर क्यूब, उसमें एक बार पानी भर दीजिए, उसी में किसी में मरकरी भर दीजिए, उसी में ईटा भर दीजिए, उसी टाइप का, और तब देखिए किसका मास ज्यादा है, समझ उठाइए किसका मास ज्यादा होगा। तो ये तो सबके लिए सेम कर दिए, तो ये जिसका ज्यादा रहा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली सब ज्यादा होगा मरकरी का, ठीक है। तो डेंसिटी मरकरी का सबसे ज्यादा होता है, क्लियर है। इसके बाद ईटा का भी है, पत्थर है, पानी, हालांकि यहाँ फ्लूइड पढ़ते हैं, हमको तो बहुत सारा डेंसिटी पता है, ठीक है, पत्थर ईटा सबका हमको पता है, इसको जरूरत नहीं है। आप यहाँ सिर्फ फ्लूइड से संबंधित है, सिर्फ फ्लूइड का लिखेंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो डेंसिटी क्या बताता है, डेंसिटी बता, जिसका डेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, क्लोज है, यही हुआ फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या समझ, अगर किसी का डेंसिटी हम समझ रहे हैं, अरे इतना डेंसिटी है मतलब बहुत हैवी होगा, डेंसिटी समझते हैं, तो सबको पता चल जाएगा, अनुमान हो। जैसे जो स्टील होता है, स्टील है, स्टील समझते हैं, रेनफोर्समेंट स्टील सब होता है, सरिया सब है, ठीक है, लोहा जो होता है 7,850 होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और पानी का कितना होता है 1,000। तो इसका मतलब हो गया कि सेम वॉल्यूम लिए 1 मीटर क्यूब में, तो इसका 7,850 है, इसका मतलब ये 7.85 गुना भारी है, ये बताता है। मरकरी का है 13,650 है, इसका मतलब 13,650 बटा 1,000 नहीं हो गया, इसका मतलब 13.65, इसका मतलब पानी जितना लेंगे उतना ही वॉल्यूम का पानी ले और उतना ही वॉल्यूम का मरकरी ले, तो पानी से 13.65 गुना भारी है मरकरी। तो क्या बताता है ये, इसका डेंसिटी का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये बता हैवीनेस एंड लाइटनेस, हैवीनेस एंड लाइटनेस। अगर पानी से ज्यादा है किसी का डेंसिटी, तो इसका मतलब पानी में तैरेगा नहीं, बैठ जाएगा। और पानी से कम है, जैसे केरोसिन ऑयल का, पेट्रोल का 711 है, कभी कभी 715 जाते पेट्रोल भराने के लिए जाते हैं, देखते रहते हैं उसका डेंसिटी क्या है, तो 700 से 800 के बीच में वेरी करते रहता है, ठीक है ना। केरोसिन का, वो पेट्रोल हल्का होता है, केरोसिन ऑयल भारी होता है, उसका डेंसिटी और ज्यादा रहेगा, ठीक है। हालांकि देखिएगा पेट्रोल पंप में दोनों आपको लगा रहेगा, एक ही में लगा तो पेट्रोल और डीजल, दोनों का डेंसिटी देखिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो पेट्रोल आपका हल्का होता है लेकिन उसका प्राइस ज्यादा होता है, डेंसिटी केरोसिन का, डीजल का डेंसिटी ज्यादा होगा, प्राइस कम होगा। केरोसिन का और कम होता है, मतलब डेंसिटी और ज्यादा होता है, वो और इम्प्यूरिटीज है। और सबसे कम इम्प्यूरिटीज कौन हुआ, केरोसिन ऑयल, उसके बाद डीजल, और उससे और मतलब इम्प्यूरिटी शुद्ध होते जा रहा है, और पेट्रोल और शुद्ध हो गया। सबसे कम इम्प्योर हो गया केरोसिन ऑयल, उससे ज्यादा शुद्ध हो गया डीजल हो गया, उससे ज्यादा शुद्ध हो गया पेट्रोल हो गया। इसीलिए डेंसिटी उसका घटते जा रहा है और प्राइस बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप उसको और प्यूरिफाई कर रहे हैं। क्लियर है, तो इस तरह का है। ये समझ में आया। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है, ये बताता है, क्या बता रहा है कि कितना भारी है या कितना हल्का है। क्लियर है। सीधे देख लेंगे डेंसिटी, मतलब पानी से तुलना कर लेंगे, पानी में अटकेगा कि पानी में लटकेगा, समझ रहे हैं, पानी पे अटकेगा पानी पे लटकेगा। जैसे पानी में आप मिलाते हैं दूध तो मिल जाता है, क्यों मिल जाता है, इसका मतलब अटक गया, मतलब लटक गया, तो इसका मतलब मिक्स हो गया, वो 1,000 के आसपास होगा, इसलिए
मतलब बॉन्डिंग बना लिया। जैसे शादी विवाह में तो सेम लेवल का होता है, बहुत अमीर का बहुत ज्यादा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है शादी विवाह, होता है ना जी, बहुत गरीब का बहुत अमीर से नहीं होता है, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग दोनों का, बहुत हाई डेंसिटी है, बहुत लो डेंसिटी है, समझ रहे हैं, और सेम लेवल के रहते तो शादी हो जाता है। तो यही है, पानी का और पानी में दूध मिलाते मिल जाता है, क्यों? क्योंकि अप्रोक्स दोनों का डेंसिटी आसपास है, इसीलिए से बढ़िया से मिलेगा। लेकिन पत्थर मिलाइएगा नहीं मिलेगा, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। स्टील मिलाइएगा नहीं मिलेगा, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्लियर है ना? तो ये चीज के कारण होता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अब ये दोनों टॉपिक हम एक ही साथ चर्चा करते हैं। क्लियर है? हाँ, देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, उसका ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर ग्राफ देखने के लिए, उसका इफेक्ट देखने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक बहुत बढ़िया है टेक्निक है, उसे आप समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, ओके। अच्छा, आपको एक दिमाग में आएगा कि सर ये सब तो लिख रहे हैं, हम टेबल कैसे बनाएंगे? आप तो घसर पसर करके लिख दिए, इतना हम एक्सपांशन कैसे करेंगे? समझ रहे हैं? कॉपी में एक्सपांशन कैसे करेंगे? तो ऐसा करिएगा, एक लास्ट में एक और कॉलम बना लीजिएगा, इसको बोलते हैं रिमार्क्स। समझ रहे हैं? रिमार्क्स होता है ये कैलकुलेशन के लिए, मतलब उसमें सारा एक्सप्लेनेशन रहता है। ठीक है, रिमार्क्स मतलब होता है रफ किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जो कैसे कैसे हुआ है। तो जितना भी कैलकुलेशन लिखे हैं लास्ट में आप कर सकते हैं। ठीक है, या इसी सब को जैसे कन्वर्जन सब इसी को थोड़ा हाँ लंबा करके कर लीजिएगा, या उसको ड्राइंग शीट पे बना लीजिएगा। ठीक है, तो 7-8 ड्राइंग शीट पे कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। ड्राइंग शीट पे कर लीजिएगा, एक लगा दीजिए, पूरा याद हो गया, समझ रहे? पूरा एक याद हो गया ड्राइंग शीट पे, पूरा प्रॉपर्टी 7-8 प्रॉपर्टी है, 7-8 प्रॉपर्टी है, सारा का एक ड्राइंग शीट पे लिख लेंगे, खत्म हो गया, एक टेबल बना के। चलिए देखिए, वी नो दैट बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं एक आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ, तो क्या होता है? पीवी बराबर एमआरटी, पीवी बराबर एमआरटी। तो ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आपको फिर देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। सर आप पता नहीं शुरू पढ़ा रहे हैं, गैस कहाँ से घुसा दिया, खुद हम बता देते हैं, समझ आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन, तो पीवी बराबर एम बट्टा वॉल्यूम हो जाएगा आर3। ठीक है, बाबू ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी के लिए स्मॉल वी लिखेंगे, वॉल्यूम के लिए कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन नीचे यहाँ लिखे थे, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम के लिए कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, वेलोसिटी के लिए लिखेंगे। तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाता है? डेंसिटी ना जी, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? पढ़ चुके हैं, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मास के लिए हमेशा लिखिएगा कैपिटल लिखिएगा, स्मॉल नहीं लिखिएगा। स्मॉल है मतलब हो जाएगा स्लोप, ठीक है, मैथ में हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, और कैपिटल है मतलब मास हो गया। तो P बराबर, फिर यहाँ स्मॉल p लिखिएगा, कैपिटल P लिखिएगा, स्मॉल p हो जाएगा प्रेशर। हाँ ठीक है, प्रेशर में चलेगा, स्मॉल लिखिएगा, इसमें चलेगा, प्रेशर हो जाएगा। ये हो गया डेंसिटी और ये हो गया RT। क्लियर है? तो पता चल गया कि प्रेशर बराबर जो हो गया रो RT। हाँ ठीक है, ये आइडियल गैस इक्वेशन तो ये भी हुआ, हमने मॉडिफाई कर दिया। हालांकि चलिए अभी पढ़े होंगे पी बराबर एनआरटी होता है, बिल्कुल एन भी होता है, एन भी होता है। क्लियर है? पीवी बराबर एनआरटी भी होता है बाबू, गड़बड़ नहीं है, ये पीवी बराबर होता है एनआरटी भी होता है। ये नंबर ऑफ मोल्स होता है और ये नंबर ऑफ मास, ये आपका टोटल मास हो गया। तो अगर क्लोज सिस्टम है, थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट है, क्लोज सिस्टम है तो नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में लीजिए या मास के टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो हम दोनों में, हमको जिसमें सुविधा होता है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। तो हमको यहाँ मास से हमको डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, इसीलिए हम लोग मास का चर्चा करें। तो रो RT। अब देखिए यहाँ दो, यहाँ पैरामीटर कितना है? तो एक पैरामीटर है, दो पैरामीटर, तीन पैरामीटर, चार पैरामीटर है, चार पैरामीटर है। चार पैरामीटर में ये क्या है लिख लीजिएगा, यहाँ से होगा P फॉर होगा प्रेशर हो जाएगा, रो फॉर डेंसिटी हो गया, और R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 6.672 - 34 होता है। ठीक है, उतना होता है। और T होता है टेम्परेचर होता है और केल्विन में होता है। क्लियर है? तो ये चीज होगा, सब लिख लीजिएगा, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर हो गया। तो जिसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, हम जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, आपको R हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब वेरिएबल कितना है? P रो T। तो किसी एक को कांस्टेंट कर लेंगे, दो में रिलेशन देख लेंगे, एक को कांस्टेंट कर, दो में रिलेशन देख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ से दो, हमारे पास यहाँ से आता है इक्वेशन आते हैं, इक्वेशन आ रहे हैं। तो क्या इक्वेशन आ रहे हैं देख रहे हैं? ठीक है, इसको हम एलोबरेट करते हैं, ग्राफ भी बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और इफेक्ट भी देखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं कि इफ प्रोसेस इज, तो हो सकता है कि प्रोसेस, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, किसी सिस्टम में अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो इसको बोलते हैं आइसोबारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबारिक। आइसोबारिक ऐसा इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं।
इस सेमेस्टर में पढ़ना है आपको, पढ़ाएंगे आइसोबारिक। यानी प्रेशर कांस्टेंट अगर आता है, कांस्टेंट CONSTANT, प्रेशर अगर कांस्टेंट रहता है किसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? आइसोबारिक। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब कुछ कांस्टेंट है, मान ली कुछ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो, यानी ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? तो कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बराबर क्या होगा? रो, आर भी तो कांस्टेंट है, तो हटा दीजिए, तो रो और क्या हो जाएगा? रो हो गया, चलिए लिख देते हैं, और टी हो गया। तो ये भी कांस्टेंट, यार लिखते हैं पहले प्रेशर, तो ये भी कांस्टेंट हटा दीजिए, ये भी कांस्टेंट हटा दीजिए। इसका मतलब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन कुछ कांस्टेंट होगा हमेशा। इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? कुछ कांस्टेंट होगा, नहीं होगा? या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि सर रो इधर से आर को इधर ले आते हैं, पी को इधर, पी है और आर को इधर ले गए, तो रोटी हो गया। तो ये भी तो कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसका रेशियो भी तो कांस्टेंट होगा। तो कुछ कांस्टेंट बराबर, तो कुछ कांस्टेंट बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट बराबर हो गया रोटी, नहीं हो गया? रोटी हो गया। तो यानी यहां से कह सकते हैं कि सर रो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर का, तो किधर जाएगा? हाँ, इसका मतलब टेम्परेचर और रो में क्या है? इनवर्सली का रिलेशन है, यानी डेंसिटी बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इस टाइप का ग्राफ क्या कराता बाबू? हाइपरबोलिक, डेंसिटी और टेम्परेचर होता है, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। हो गया, खत्म हो गया, तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा। क्लियर है? तो रो वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होगा। ओके, हम इसका बहुत सारा ग्राफ बना सकते हैं, बट हम बनाएंगे तो डिटेल में नहीं आएंगे, हम इसे 5-6 ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर है? ये रो वर्सेस टाइम, टाइम वर्सेस रो, प्रेशर वर्सेस रो वर्सेस, बहुत सारा ग्राफ बना सकते हैं, हम जरूरत नहीं है, बस हम एक आपको इतना बता रहे हैं। उस चैप्टर में आएंगे आपका थर्मोडाइनमिक्स में आएंगे, उस समय हम डिटेल में इसको और बताएंगे ग्राफ का। मतलब इस ग्राफ का 6-7 ग्राफ अभी हम और बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये कौन सा आइसोथर्मल है, आइसोबारिक प्रोसेस रहेगा, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। क्लियर है? तो अब फैक्ट देख लेना कि डेंसिटी अगर घटते जाता है, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ये तो इफेक्ट है ना टेम्परेचर। क्लियर है? इनवर्सली का रिलेशन हो गया। अब हम चलिए बात करते हैं दूसरा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो देख लीजिए टेम्परेचर का। अब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं प्रेशर का इफेक्ट। तो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। तो सेकंड केस में ये प्रोसेस इज आइसोथर्मल, थर्मल, आइसोथर्मल, ये प्रोसेस इज आइसोथर्मल। हाँ, प्रोसेस आइसोथर्मल, ये प्रोसेस आइसोथर्मल। हालांकि सेंटेंस तो अच्छा लिखा गया, प्रोसेस या थर्मल प्रोसेस, ठीक है, चलेगा, समझ ना? प्रोसेस है। हाँ, तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर है, क्या है? कांस्टेंट। आइसोथर्मल, देखिए नाम है थर्मल, कहीं भी सब लगे मतलब टेम्परेचर, थर्मल सब लगे मतलब टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल। थर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि P बराबर रो RT है, रो RT है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट उड़ा दीजिए, तो ये उड़ा देंगे, इसका मतलब क्या होगा? P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या हो गया? रो। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? डेंसिटी वर्सेस P का, ये एकदम स्ट्रेट लाइन, खत्म हो गया। ये बढ़ेगा सर, ये भी बढ़ेगा, होता भी है। आप प्रेशर बढ़ाइएगा, आप हवा भरते हैं साइकिल में या किसी सिलेंडर में गैस भरे, जितना प्रेशर दीजिएगा उसका उतना डेंसिटी बढ़ते जाएगा। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब। क्लियर है? टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जितना आप कंप्रेस कीजिएगा, समझ, जितना प्रेशर बढ़ाइएगा उसका डेंसिटी क्या होगा? उतना ही बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इतने चीज हमको सारे में पढ़ना है, सारे फिजिकल क्वांटिटी का। एक फिजिकल क्वांटिटी खत्म हुआ। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट, जिसका सिंबल होता है गामा या स्मॉल w। तो गामा बराबर लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं वेट है, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। और वेट जानते हैं, वेट क्या होता है? मास इंटू जी, mg। तो वेट को लिख सकते हैं mg बाय वॉल्यूम। और यहाँ देखें तो ये मास हो गया, ये वॉल्यूम है, तो मास और वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू जी। तो रिलेशन हो गया, यानी डेंसिटी पता है, डेंसिटी पहले पता था, उस डेंसिटी पर उसमें जी से गुना कर दिया। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में 9 पॉइंट होता है, या 32 पॉइंट समथिंग होता है, वो होता है आपका फीट में चला जाता है, उस तरह चला जाता है।
तो एक गामा बराबर हो गया रो जी हो गया। क्लियर है? इसमें हो गया, यानी हमको डेंसिटी पता है तो गामा निकाल सकते हैं, गामा पता है तो जी से भाग दे देंगे तो डेंसिटी पता चल जाएगा। अब देखिए इसका तीनों सिस्टम में यूनिट क्या होता है। तो बाबू ये फोर्स का यूनिट डालना है क्योंकि वेट है ना, फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये हो गया एमकेएस में किलोग्राम फोर्स, मीटर क्यूब हो गया। ये न्यूटन हो गया, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब हो गया। क्लियर है ना? तो ये हो गया। कन्वर्जन हम देखते हैं क्या कन्वर्स कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन है, तो यहाँ फोर्स का यूनिट डालेंगे, नीचे वॉल्यूम का डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा mlt-2 और ये l क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम का हो गया तो कटिंग कुटिंग हो जाएगा, m हो जाएगा, l ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 और t-2 हो गया। फिर इसका कुछ स्टैंडर्ड फ्लूइड है, जैसे पानी का लिख लीजिएगा। पानी का कैसे लिखेंगे यूनिट वेट, तो ये पता है पानी का डेंसिटी में गुणा करके और 1000 से भाग दीजिएगा तो किलो न्यूटन में आ जाएगा, किलो न्यूटन में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर पानी का निकालना है, पानी का यूनिट वेट चाहिए, तो पानी का यूनिट वेट चाहिए तो हमको क्या करेंगे, डेंसिटी चाहिए पानी का इंटू जी कर देंगे। तो पानी का यूनिट वेट कितना होता है 1000 अपने 9.8 9. तो ये आपको जो आया ये क्या हुआ, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब आ गया। नहीं हो गया, ऐसा यूनिट में ये भी ऐसा यूनिट ले लिया, ये वैसा है। तो अब क्या करेंगे हम 1000 से इसको लिख सकते हैं, एक दो से काट देते हैं तो 9800 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इसको 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 9.8 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, 9.8 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है ना जी? तो इस तरह से आपका 1000 से भाग दीजिए तो 9.8 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब हो गया ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब जो भी डेंसिटी अगर पता हो, ऊपर का वाला अगर ये निकाले हो उसमें जी से गुना कर दीजिएगा, जी से गुना कर 1000 से भागिएगा तो किलोमीटर में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा आपको। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन होता है। 1 kgf बराबर होता है 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, 9.8 न्यूटन होता है। यानी इसको दिया हुआ इससे ये कन्वर्ट कर सकते हैं डाइन में, इसके बाद इससे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप कन्वर्ट करके निकाल लीजिएगा एक दूसरे से। जैसे मैं एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको इससे यानी SI से कन्वर्ट करना है CGS में, SI से CGS में, तो एक लेते हैं 1 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो एक CGS में चाहिए तो 1 न्यूटन की जगह पे हमको देना पड़ेगा डाइन लगाना। तो क्या लिख सकते हैं 10⁵ डाइन नहीं सकते हैं, और 1 मीटर को लिख सकते हैं 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया 1/10 डाइन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नहीं हो गया? इसको 10 से इधर गुना कर देंगे, 10 से इधर गुना कर दिए, यानी 10 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब बराबर हो गया 1 डाइन प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यही होगा कन्वर्जन। तो ना मतलब सिंपल है, कुछ नहीं है, जो भी एक को उठाना है और दूसरे में पहुंचना है और उसके रिलेशन हम लिख चुके हैं, तो उस तरह से कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका यूनिट वेट भी खत्म हो गया।